माय डियर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, आज हम यहाँ पर भारत में तथा सभी राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विज्ञान, सामान्य विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम सभी विज्ञान के सभी जो घटक हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा और उसमें हम सबसे पहले रसायन विज्ञान भाग का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो ये तथ्य आपको दे रहे हैं ये लगभग सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों से संकलित की गई है और इसमें मेरा अनुभव साथ में शामिल है। तो कृपया आपको ये वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसे ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं हम लेवोशिए को। लेवोशिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोशिए को कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय बंगाल से संबंधित थे, उन्हें हम भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले द्रव्य मैटर। मैटर को हम उसके लक्षणों के आधार पर परिभाषित करेंगे। सबसे पहले कोई भी द्रव्य है या मैटर है उसका भार होगा, एक भार के अलावा कोई आकार होगा, स्थान घेरता होगा, साथ ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे महसूस किया जा सकता है और द्रव्य से संबंधित कोई न कोई ऊर्जा अवश्य होगी, यानी कि ऊर्जा का कोई भी रूप उससे संलग्न होगा, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ये 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम द्रव्य को शामिल करते हैं। अब हम द्रव्य का क्लासिफिकेशन करते हैं। द्रव्य का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम उसे 2 भागों में बांटते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम पदार्थ की अवस्थाओं को लेते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में हम उसे समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ में बांटते हैं। समांगी मतलब होमोजीनियस और विषमांगी हेट्रोजीनियस। तो अब हम सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण में चलते हैं। उसके अंतर्गत हम पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसके अंदर कणों के मध्य स्थान तो न्यूनतम होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स कॉल्ड सॉलिड, यानी कि ठोस के अंदर कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है, स्थान न्यूनतम होता है। इसके अलावा उनका आकार निश्चित होता है और ऊष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, यानी कि थर्मल एनर्जी मिनिमम होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। ये एक महत्वपूर्ण घटक है, ये ध्यान रखने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है ठोस पदार्थ का, तो न्यूनतम होती है। इसके अलावा हम इसके अंदर ठोस के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की अवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी जो अवस्था के ऊपर जो भी शर्तें होती है वो सामान्य ताप और दाब पर होती है। कहने का मतलब ऑल कंडीशंस आर एप्लीकेबल एंड ओनली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी जो अवस्थाएं हैं वो सामान्य ताप और दाब पर आधारित होती हैं। ठोस, अब हम ठोस को 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें विशेष अध्ययन नहीं करना, सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भी चीज़ें शामिल हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो ठोस को हमने 2 भागों में बांट दिया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का सीधा सा अर्थ आपको ये याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित होती है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना, और उसका गलनांक भी निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोस में। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लें, जितनी भी धातुएं हैं, आयनिक यौगिक है, आयोडीन ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस के हैं।
अर्थात इनकी जो ज्यामिति है वो क्या होती है, निश्चित होती है। गलनांक भी निश्चित होता है। इनका एग्जाम्पल आपको काफ़ी दिया, सिलिका है, क्वार्ट्ज है, ये सारे इस क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है अथवा नहीं है, तो अपने को वहाँ पे उनमें से छांटना, लगभग इन्हीं में से हमेशा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन अक्रिस्टलीय ठोस की। दोनों में मूल अंतर क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती और न ही इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि दोनों की अनिश्चित ज्यामिति और अनिश्चित गलनांक होता है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, स्टार्च है, और जितने भी पॉलीमर्स आते हैं, बहुलक आते हैं, वो सब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये भी अपने को एक ध्यान रखना है बच्चों कि अपने को इनके एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना है अलग से। ये आपको सब दिए गए हैं। इसके बाद करते हैं अपन ठोस के बाद बात करते हैं अपन द्रव अवस्था की, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि ठोस के बाद अगर कणों के मध्य दूरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाए, आकर्षण बल थोड़ा कम कर दिया जाए, तो जो अवस्था आती है वो द्रव अवस्था होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। द्रव अवस्था एक्चुअल में ठोस और गैस के मध्य की अवस्था होती है। अब अपन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे अपन द्रव को जिस भी पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे लोटे में डालेंगे, लोटे का आकार आ गया, गिलास में डालेंगे, गिलास का आकार आ गया। तो आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब कि उसका आयतन जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे पात्र कोई भी हो। तो आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि द्रव के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव द्रव का ऐसा विशिष्ट गुण है जो न तो ठोस में पाया जाता है न ही गैस में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पृष्ठ तनाव। और दूसरी बात करते हैं विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता की। श्यानता भी द्रवों का विशिष्ट गुण है। इसके अलावा अपन बात करते हैं श्यानता, पृष्ठ तनाव और अपन वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ये 3 गुण विशेष रूप से द्रव में पाए जाते हैं। विशिष्ट गुणों के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। तो ये द्रव की विशिष्टता है, इनको अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन संपीडितता व विसरण। ये दोनों ही गुण द्रव में पाए जाते हैं। संपीडितता और विसरण के गुण भी द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है द्रव के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले कि मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर यानी कि अधिकांशतः जो द्रव के गुण होते हैं वो ठोस और गैस के मध्य में उपस्थित होते हैं। नंबर 2, द्रव गैस की अपेक्षा ठोस के अधिक नज़दीक होता है। कहने मतलब एक बीच में एरिया है, जैसे द्रव है, ठोस है और गैस है, तो जो द्रव की जो सिमिलरिटीज़ है या प्रॉपर्टीज़ है वो नियरेस्ट होगी, ठोस के अधिक पास होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए हम अक्रिस्टलीय ठोस को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, अति शीतित द्रव भी कहते हैं, यानी कि ये ठोस के अधिक नज़दीक होता है। तीसरा है कि वे द्रव जिनकी संपीडितता व श्यानता दोनों शून्य हो, यानी कि ऐसा कोई द्रव जिसकी संपीडितता, कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी 0 हो, यानी कि श्यानता 0 हो, तो वो आइडियल लिक्विड कहलाता है। आदर्श द्रव कहते हैं उसे, आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो आइडियल लिक्विड की शर्त क्या होगी कि उसकी संपीडितता यानी कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी 0 होगी, 0 होगी, वो आदर्श द्रव होगा। एक खास इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि पुरानी इमारतों के खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे होते थे, ऊपर से पतले होते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कांच ताप पा करके बहने लग जाता था, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड। अक्रिस्टलीय ठोस है तो सुपर कूल्ड लिक्विड प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए नीचे से मोटे बनाए जाते ताकि वो बहने नहीं लग जाए। अब बात करते हैं अपन गैस की। तो गैस में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपन बात करेंगे। पहले इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो गैस के अंदर कणों के मध्य जो दूरी है वो अधिकतम होगी, कणों के मध्य दूरी अधिकतम होगी
और कणों के मध्य आकर्षण बल का मान जो है वो न्यूनतम होगा, इसीलिए वो कण दूर दूर स्थित होते हैं। नंबर 3, इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार तो समझ में आ गया, किसी भी पात्र में भरेंगे उस पूरे पात्र में फैल जाएगी गैस। अब आयतन की बात करते हैं। सपोज करो कि 1 लीटर कोई गैस है, उसको अपन ने 1 लीटर पात्र में भरा हुआ है, तो उसका आयतन वहाँ पर 1 लीटर है। जैसे ही उस 1 लीटर गैस को 5 लीटर के पात्र में भर देंगे तो वो पूरे 5 लीटर के पात्र में फैल जाएगी, अर्थात उसका आयतन क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस के, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये समझ में आ गई होगी आप लोग, दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का मान गैस का सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसके कण दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं संपीड़ितता व विसरण। संपीड़ितता और विसरण दोनों ही गुण गैसों में अधिकतम होते हैं, यानी कि विसरण तेज़ी से फैलना, विसरण का अर्थ है गैसों का तेज़ी से फैलना, इसीलिए वो तेज़ी से फैल जाती है किसी भी पात्र में। संपीड़ित भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इसका घनत्व भी क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब अपन बात करते हैं कुछ गैसों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, कैसी भी एग्जाम हो, उसमें पूछ सकता है सवाल, इस पर अपने को विशेष ध्यान रखना है। वायु गैस में गैस का विलयन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वायु जो है गैस में गैस का विलयन है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि वायु जो है वो गैसों का विलयन है, समांगी मिश्रण है, ऐसे कह सकते हैं अपन। समांगी मिश्रण भी होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण है, या इसे अपन विलयन कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। दोनों एक दूसरे में मिली हुई होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है समांगी। समांगी का अर्थ अपने को विशेष रूप से समझना, इसको एक उदाहरण देके समझाता हूँ मैं आपको। समान अंग, समांगी का अर्थ होता है समान अंग। सपोज करो आपके पास 1 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, उन दोनों को मिलाने के बाद 4 लीटर बन गए। अब 4 लीटर क्या हो गया, वो दूध हो गया, पानी मिला हुआ, ये अपने को पता है। तो उसका आयतन कितना है, 4 लीटर। अब उस 4 लीटर में से अपन ने 1 लीटर बाहर निकाला, तो उस 1 लीटर में जो दूध और पानी का अनुपात जो 4 लीटर में था वो भी उसमें ही रहेगा। कहने का मतलब 4 लीटर में 1 लीटर दूध, 3 लीटर पानी था, तो 1 लीटर में, उस 1 लीटर में 250 ml दूध होगा और 750 ml पानी होगा, यानी कि उसके प्रत्येक भाग में उस पदार्थ के मिले हुए अवयव की प्रतिशत मात्रा बराबर होगी, उसे समांगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार वायु, तो गैस आपस में मिली हुई है, एक दूसरे में मिक्स है यहाँ, तो वहाँ पे जो उसका रेशो है वो लगभग समान आता है, इसलिए वायु को गैसों का समांगी मिश्रण या समांगी विलयन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है हमेशा, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन होता है यहाँ पे। तो वायु के बारे में ये है। तो समांगी का अर्थ समझ में आ गया होगा, यानी कि उसके प्रत्येक जो घटक है, कंपोनेंट्स, वो प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित रहते हैं, उसे समांगी विलयन कहते हैं। नंबर 2, जो गैसें किसी भी ताप और दाब पर, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, उस पर गैस नियमों का पालन करती है, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं, आइडियल गैसेस। ये थोड़ा सा कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि आदर्श गैस की शर्त क्या है। तो सभी ताप व दाब पर जो गैसें नियमों का पालन करती हैं, गैस नियमों का पालन करती है, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। गैस नियम फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन लेंगे, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुजे का नियम है, आवोगाद्रो परिकल्पना है, इनका जो पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती हैं। आगे लेते हैं अपन, जो गैसें आदर्श नियमों का पालन, गैस नियमों का पालन नहीं करती, जो गैसें गैस नियमों का पालन नहीं करती वो वास्तविक गैस कहलाती हैं, रियल गैस कहलाती हैं। ठीक है, जो गैस नियमों का पालन, यानी कि उपरोक्त में अपन जो अभी चर्चा की है, बॉयल नियम है, चार्ल्स नियम है, एवोगैड्रो है, गैलुशेक है, उन नियमों का जो पालन नहीं करती है उनको वास्तविक गैस कहते हैं, रियल गैस कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ ध्यान में रखने वाली है कि वास्तविक गैसें उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, निम्न ताप पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती हैं।
तो वास्तविक गैस आदर्श गैस में कब बदल जाती है? जब तापमान बहुत अधिक ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुल 11 तत्व ऐसे हैं आवर्त सारणी में जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप लोग नोट डाउन करना, इसको लिखना और इसको याद भी रखना। कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 5 तो ये। इसके बाद में आगे हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ये 11 तत्व ऐसे हैं जो आवर्त सारणी में गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जिनमें से ये जो 6 तत्व हैं लास्ट वाले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये इन्हें अक्रिय गैस या नोबल गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान है, ये अलग से है, यानी अक्रिय गैस है कि ये सामान्यतः क्रिया नहीं करती हैं, कम भाग लेती हैं क्रिया में। और इधर जो 5 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये 5 गैसें अलग हैं। इन 5 गैसों में कई बार पूछ लेता है इन 5 गैसों में कौन सी सबसे अधिक अक्रिय है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। इन 5 में नाइट्रोजन सबसे अक्रिय गैस होती है। किस किस में? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन में सबसे अक्रिय गैस नाइट्रोजन है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो ये अब नोट कर लेंगे। इसके अलावा इन गैसों से संबंधित अपन तथ्य पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखना, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। नंबर 2 पे अपन लेते हैं हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, नंबर 2 पे आती है हीलियम, और सबसे भारी गैस है रेडॉन। अब कई बार सवाल पूछा हुआ है हीलियम के ऊपर कि हीलियम के क्या यूज़ हैं, क्या उपयोग है। तो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए जो गुब्बारे भेजे जाते हैं उसके अंदर जो गैस भरी होती है उन गुब्बारों में, वो हीलियम गैस होती है। अब हीलियम ही क्यों भरते हैं? तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हल्की होने के कारण भरते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि उससे हल्की तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक लॉजिक है, एक अंतर है ये कि हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, इसलिए हल्की होते हुए भी उसे गुब्बारों में नहीं भरा जाता। हीलियम सेकंड हल्की गैस है, इसलिए उसे गुब्बारों में भर देते हैं, और वो अक्रिय होती है, आसानी से जलती नहीं है, आसानी से क्रिया नहीं करती, इसलिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। इसके अलावा हीलियम के उपयोग हैं, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। गोताखोर जो सिलेंडर ले जाते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर डाइवर्स होते हैं समुद्र के नीचे, वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस ले जाते हैं। इसलिए ले जाते हैं क्योंकि नीचे जैसे जैसे अपन गोताखोर नीचे जाएगा, ऑक्सीजन की लिक्विडिटी शुरू हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन पे दाब बढ़ने पे वो द्रव की ओर अग्रसर हो जाती है, जो कि हानिकारक हो सकती है। इसलिए वहाँ पे हीलियम गैस साथ में भरी जाती है ताकि उसे उस अवस्था में रखें और उसे प्राप्त किया जा सके। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताएं आपको कि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। ये बहुत अभी लेटेस्ट जानकारियां हैं इसके बारे में, अभी गाड़ियां बन रही काफ़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जा रहा है। और विशेष बात यह है कि इसका जो ऊष्मीय मान है, ईंधन फ्यूल वैल्यू, ईंधन वैल्यू है, वो बहुत अधिक होता है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू लगभग 1.5 लाख किलो जूल होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाएगा भविष्य में, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। उसमें मान बहुत अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फ्यूल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना। दूसरा, भूप्रपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपन कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी या भूपरत में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, ये भी एक गैस है। अगली बात करते हैं अपन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन ही है, लगभग 65% होता है ये मानव शरीर में प्रतिशत ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन, ये गैसों के बारे में चल रहा है, तो ऑक्सीजन भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में और मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।